वाराणसी से अब खबर। 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी दौरा। टीबी मुक्त भारत अभियान को वो गति देंगे। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष में कार्यक्रम होगा। संपूर्णानंद संस्कृत विवि में जनसभा को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री। काशी को 1400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। तो काशी का ये खास दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहेगा, जिस दौरान अपने दौरे के दौरान वो बड़ी सौगात देंगे। इसी के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान को वो गति भी देंगे। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष में ये पूरा कार्यक्रम होगा। 24 मार्च वो तारीख जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी का ये खास दौरा होगा, जिस दौरान बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौंपेंगे। संपूर्णानंद संस्कृत विवि में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बड़ा संदेश उनकी तरफ से दिया जाएगा। साथ ही साथ काशी को 1400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। तो 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी का दौरा करेंगे। 1400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात काशी वासियों को सौंपेंगे और इसी के साथ संपूर्णानंद संस्कृत विवि में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। टीबी मुक्त भारत अभियान को गति भी देंगे। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष में उनका ये पूरा कार्यक्रम होगा। लखनऊ से अब खबर। बीजेपी ने प्राथमिक सहकारी समितियों के चुनाव में बढ़त बनाई है। सहकारिता चुनाव के पहले चरण में बीजेपी की बढ़त। प्राथमिक सहकारी समितियों के निदेशक मंडल के नामांकन दाखिल। बीजेपी के सहकारिता के चुनाव पर केंद्र की भी नजर है। बीजेपी के करीब 20,000 से अधिक निदेशक निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। भारी संख्या में सपा के उम्मीदवार भी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। सपा में 15,702 प्राथमिक सहकारी समितियां हैं। पहले चरण में करीब 7,000 समितियों में चुनाव हो रहे हैं। समितियों के चुनाव में बीजेपी और सपा के बीच सीधा मुकाबला है। कई जगह से निर्दलीय भी मजबूती से लड़ रहे हैं चुनाव। करीब 20,000 से अधिक निदेशकों के पद पर केवल बीजेपी का नामांकन है। नामांकन पत्रों की आज जांच होगी। तो महत्वपूर्ण ये अपडेट, जहां नामांकन पत्रों की आज जांच होगी। पहले चरण में करीब 7,000 समितियों में चुनाव हो रहे हैं। समितियों के चुनाव में बीजेपी और सपा के बीच सीधा मुकाबला है। कई जगह से निर्दलीय भी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। करीब 20,000 से अधिक निदेशकों के पद पर केवल बीजेपी का नामांकन है। आज नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। तो बीजेपी ने प्राथमिक सहकारी समितियों के चुनाव में बढ़त बनाई हुई है। सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी के साथ। सहकारिता चुनाव के पहले चरण में बीजेपी को बढ़त है। इसी के साथ प्राथमिक सहकारी समितियों के निदेशक मंडल के नामांकन दाखिल। साथ ही बीजेपी के सहकारिता के चुनाव पर केंद्र की भी नजर है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी सहकारिता चुनाव के संबंध में, किस तरीके से बीजेपी बढ़त के साथ आगे बढ़ रही है और केंद्र की भी इस पर नजर है, क्या कुछ अपडेट? निश्चित तौर से देखिए, आपको बता दूं 2017 की अगर पहले की बात करेंगे या फिर 2019 और 20 की भी बात करेंगे, तो लगातार सहकारिता में जहां समाजवादी पार्टी का एक तरफ वर्चस्व रहता था, उसके बाद अब जिस तरीके से 2022 और 23 के लिए चुनाव हो रहे हैं, इसमें अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बढ़त तेज की है, उसमें कहीं ना कहीं केंद्र की भी निगाहें जरूर है। क्योंकि केंद्र की द्वारा जो सहकारिता समितियां होती है, उसमें कहीं ना कहीं जो पहले कब्जा होता था वो समाजवादी पार्टी का होता था। पर अब सहकारिता चुनाव के पहले चरण में भाजपा ने बढ़त बना ली है, जिसको लेके बहुत ही ज्यादा उसमें उत्साह भी देखने मिल रहा है। आपको बता दें, प्राथमिक सहकारी समिति के निदेशक मंडल के चुनाव के लिए नामांकन किए गए थे, दाखिल किए गए थे, जिसमें बीजेपी सहकारिता के चुनाव पर जो लगातार जो बढ़त थी वो लगातार बढ़ी हुई। करीब 20,000 से अधिक निदेशक निर्विरोध चुने जा सकते हैं, जिन्होंने अपना दाखिल किया था। और जहां पहले की जो संख्या होती थी उसमें करीब 17,000 के आसपास की संख्या होती थी, जिसमें समाजवादी पार्टी की पकड़ बनी होती थी। अब माना जा रहा है कि उसमें से खाली 15,702 प्राथमिक सहकारिता समिति सपा के पास बची है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक लीड ली गई है, जो पहला चरण है, ये पहली जो सीढ़ी बन जाती है सहकारिता समिति चुनाव के लिए, उसमें 20,000 से अधिक का जो लीड है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे लिए बहुत बड़ी खबर आती है। आपको पहले कहता था कि करीब 7,000 समितियों में ये चुनाव हो रहे हैं, जिसमें समिति के निदेशक करीब 70,000 पदों पर चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किए गए हैं।
समस्या के चुनाव के भाजपा और सपा के बीच सीधा मुकाबला है, जो कि शुरू से रहता था, क्योंकि समाजवादी पार्टी का इसमें कहीं ना कहीं वर्चस्व रहता था। कुछ जगह निर्दलीय भी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ते इसमें दिख रहे हैं। आपको बता दें करीब 20,000 से अधिक निदेशकों के पद पर केवल भाजपा के उम्मीदवारों ने ही नामांकन किया है, जिन पर निर्विरोध चुना जाना आता है। ऐसे माना जाए 20,000 से ज्यादा के पद है। 70,000 में से जो 20,000 जो निदेशक मंडल के पद है, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। और नामांकन पत्रों की जांच है, जांच होने में उसका आज आखिरी दिन है। उसके साथ 16 मार्च को नामांकन वापसी की स्थिति है। नामांकन वापसी अगर नहीं होती तो माना जा रहा है कि जो निदेशक मंडल है उसमें निर्वाचित प्रत्याशियों की जो घोषणा है वो कर दी जाएगी, और सीधे तौर पर जो पहली प्राथमिकता है वो भारतीय जनता पार्टी की 20,000 से अधिक जो निदेशक मंडल है उनकी जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से इस बढ़त को कायम रखती है बीजेपी, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से अब खबर, बीएसपी के संस्थापक काशीराम की जयंती है आज। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने श्रद्धांजलि दी है उनको। मायावती ने काशीराम को श्रद्धांजलि अर्पित की है, उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए, और उनके जो प्रेरणा सूत्र उनका जीवन है उसको याद किया है, जो उनके संकल्प हैं उनको याद किया है, और उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो बीएसपी के संस्थापक काशीराम की आज जयंती, और इस मौके पर बीएसपी के संस्थापक काशीराम की जयंती पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। साथ ही साथ उनको याद किया गया है, उनके जीवन जो कि बेहद ही ज्यादा प्रेरणादायी रहा है, उससे सीख लेते हुए बीएसपी ने आगे बढ़ने का संकल्प भी लिया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने काशीराम को श्रद्धांजलि अर्पित की है। काशीराम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज बीएसपी के संस्थापक काशीराम की जयंती है आज, और इस मौके पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो पुष्प अर्पित करते हुए अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अर्पित की है। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज श्रद्धांजलि दी है। बीएसपी के संस्थापक काशीराम की जयंती पर पुष्प अर्पित करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। साथ ही बीएसपी लगातार उनके संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये विचार और ये जो उनका पूरा जीवन क्योंकि प्रेरणादायी रहा है, उस जीवन से सीख लेकर आगे बढ़ने का भी संकल्प लिया है। अपडेट लेते हैं, हमारी संवाददाता स्कंदता मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लखनऊ से। स्कंदता, क्या कुछ जानकारी, आज काशीराम जी की जयंती है और इस मौके पर बीएसपी सुप्रीमो ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है, कौन कौन उनके साथ इस दौरान मौजूद रहा, किस तरीके से उनके संकल्पों को याद किया गया? देखिए, आज काशीराम की जयंती है। काशीराम की जयंती पर सुबह सुबह मायावती जी ने कार्यालय पहुंचकर काशीराम की जयंती पर माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में तमाम जो बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता हैं वो मौजूद रहे। इसके अलावा जो कार्यकर्ता हैं वो सब वहां पर मौजूद रहे, और मायावती का साफ तौर पर कहना था, और सभी जितने भी लोग थे उन्होंने यही कहा कि काशीराम की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का सबने संकल्प लिया। और इसके अलावा मायावती ने बयान भी दिया है तमाम। उन्होंने कहा है कि काशीराम जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने देश के हित में तमाम बड़े काम किए हैं, उनको हमेशा याद रखा जाएगा, और उनकी विचारधारा पर चलने के लिए लोगों को आग्रह किया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जातिवाद भेदभाव को खत्म करने में काशीराम का बड़ा योगदान था। मायावती ने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और सपा तीनों ही पार्टियां जो हैं वो बहुजन विरोधी पार्टियां हैं। ये भी मायावती ने
अपने बयान में आज कहा, उन्होंने बताया कि बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का कार्य जो है वो काशीराम जी ने किया था। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं, काशीराम को याद किया, उनके द्वारा किए गए जो जनहित के काम थे उसका जिक्र किया। इसके अलावा उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया मायावती ने, और बीएसपी के जो तमाम नेता वहां पर मौजूद थे, कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे। आपको बता दें, लखनऊ मंडल, हरदोई मंडल और तमाम जो जगह हैं, सभी जगह आज काशीराम जी के जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है। तमाम जगह उनको याद किया जा रहा है, माल्यार्पण हो रहा है, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो लखनऊ में भी तमाम जगह ऐसी हैं जहां पर अलग अलग जगह पर उनको याद किया जा रहा है। समाज में युवाओं को बाबा साहब से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए, ये कहती हुई नजर आई है मायावती। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने अंबेडकर की विचारधाराओं पे चलने के लिए, अंबेडकर को भी याद किया, अंबेडकर की विचारधारा पे चलने के लिए लोगों से आग्रह किया। तमाम अपने बयान में ये सारी चीज़ें कहती नजर आई हैं। सत्ता की काबिज अपने हाथ में नाम ले, ये सारी चीज़ें मायावती जी जो हैं उन्होंने कही हैं, और जो काशीराम की विचारधारा है उसको फॉलो करने का आग्रह उन्होंने किया है। बिल्कुल, तो प्रेरणादायी जीवन से कहीं ना कहीं सीख लेने की जरूरत है, और इसी का आग्रह जो है बीएसपी की अध्यक्ष करती नजर आई। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्कंदता आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, लखनऊ से अब खबर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट, कन्नौज के इत्र पार्क की सरकार ने कुछ सुध-बुध ली है, देखा न सपा की अच्छी सोच का परिणाम। सपा प्रमुख का ये ट्वीट, जहां की सुना है कन्नौज के इत्र पार्क के बारे में भाजपा सरकार ने कुछ सुध-बुध ली है, देखा ना सपा की अच्छी सोच का परिणाम, जिसने नकारात्मक राजनीति करने वालों को भी कुछ ना कुछ सकारात्मक बनाया है। अगर सपा के सकारात्मक कार्यों से भाजपा सरकार यूं ही सबक लेती रही तो उत्तर प्रदेश की जनता का कुछ तो भला होगा। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये ट्वीट, जिसमें उन्होंने तंज लहजे में ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए लिखा है कि सुना है कन्नौज के इत्र पार्क के बारे में भाजपा सरकार ने कुछ सुध-बुध ली है, देखा ना सपा की अच्छी सोच का परिणाम, जिसने नकारात्मक राजनीति करने वालों को भी कुछ ना कुछ सकारात्मक बनाया है। अगर सपा के सकारात्मक कार्यों से भाजपा सरकार यूं ही सबक लेती रही तो उत्तर प्रदेश की जनता का कुछ तो भला होगा। लखनऊ से अगली खबर, यूपी डीजीपी ने पुलिस कर्मियों को सख्त निर्देश दिए हैं, कब्जा दिलाने या हटवाने का काम ना करें पुलिस। डीजीपी के निर्देश हैं, भूमि विवाद के मामलों में कार्रवाई न करने के निर्देश हैं, कब्जा दिलाने या हटवाने की कार्रवाई ना करें, इसकी साफ हिदायत दी गई है, साफ निर्देश जारी किए गए हैं डीजीपी की तरफ से। जहां लगातार मामलों पर संज्ञान लेते हुए, शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए यूपी डीजीपी ने पुलिस कर्मियों को सख्त निर्देश दिए हैं, कब्जा दिलाने या हटवाने का काम पुलिस ना करे, भूमि विवाद के मामलों में कार्रवाई ना करने के निर्देश दिए गए हैं। कब्जा दिलाना हो या फिर हटवाना हो, इस पर कोई भी कार्रवाई पुलिसकर्मी ना करें, ये सख्त निर्देश डीजीपी की तरफ से दिए गए हैं। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है डीजीपी की तरफ से, जहां यूपी डीजीपी ने पुलिस कर्मियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं, कब्जा दिलाने या हटवाने का काम पुलिस ना करे, भूमि से जुड़े हुए विवाद के मामले में कोई भी कार्रवाई पुलिसकर्मी ना करें, उसमें हस्तक्षेप ना करें, इसके निर्देश जारी किए गए हैं। कब्जा चाहे दिलाना हो या फिर हटवाना हो, इसकी कार्रवाई ना करने के निर्देश दिए गए हैं। नलकूपों के लिए किसानों को मिलेगी ज्यादा सब्सिडी। नलकूपों की स्थापना पर मिलने वाली सब्सिडी बढ़ी है। सब्सिडी 1 लाख से 1.50 लाख तक बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के तहत नलकूप लगता है, इसके लिए 2020 के शासनादेश में संशोधन किया गया। नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने संशोधन किया है। तो ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के तहत
नलकूप लगते हैं और इसके लिए 2020 के शासनादेश में संशोधन हुआ। नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने यह संशोधन किया। तो नलकूपों के लिए किसानों को अब ज्यादा सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी की संख्या बढ़ाई गई है। नलकूपों की स्थापना पर मिलने वाली सब्सिडी अब बढ़ी है। 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख तक बढ़ा दी गई है। तो मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के तहत नलकूप लगते हैं और इसी के लिए 2020 के शासनादेश में संशोधन किया गया था, जिसके तहत नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने यह संशोधन किया और अब इसी पर सब्सिडी बढ़ा दी गई है। तो किसानों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। सीधा नलकूपों के लिए स्थापना पर मिलने वाली सब्सिडी की राशि को बढ़ा दिया गया है। 1 लाख से उसे बढ़ाते हुए 1.50 लाख तक कर दिया गया है। तो इसके लिए 2020 के शासनादेश में संशोधन किया गया, जहां नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने संशोधन किया और अब इसी के माध्यम से किसानों को और राहत देने का फैसला लिया गया है, जहां नलकूपों के लिए किसानों को अब ज्यादा सब्सिडी दी जाएगी। तो नलकूपों की स्थापना पर मिलने वाली सब्सिडी की राशि बढ़ा दी गई है। सब्सिडी आपको बता दें पहले 1 लाख मिलती थी, अब इसे बढ़ा दिया गया है, 1.50 लाख तक बढ़ा दी गई है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी? देखिए, नलकूपों पर जो सब्सिडी है उसकी राशि को बढ़ा दिया गया है, क्या फायदा आने वाले समय में किसानों को मिलेगा इससे? देखिए, निश्चित तौर से जिस तरीके से जो मध्यम और गहरी नलकूप होते थे जो किसानों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होते थे, उसमें जो पहले जो सब्सिडी मिलती थी वो मात्र 1 लाख रुपए थी। उसके बाद इसे नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने इसके लिए 2020 के शासनादेश में संशोधन किया। संशोधन के बाद अब इसकी जो धनराशि है वो 1.5 लाख रुपए कर दी गई है, जिससे नलकूपों के लिए किसानों को मिलेगी ज्यादा सब्सिडी मिलेगी और इसके साथ बहुत ज्यादा राहत के साथ मिलेगी। जहाँ पे आपको पहले 1 लाख रुपए का होता था तो तमाम किसान, जो चाहे आप बुंदेलखंड की बात करेंगे चाहे आप ग्रामीण इलाकों की बात करेंगे, वहाँ लगातार किसान इस चीज को मांग उठाते रहते थे कि इसके लिए जो धनराशि दी जाती है वो कम पड़ती है और उसको पूरी नहीं पड़ती है, इसमें सब्सिडी है वो ज्यादा मिले। तो इसी चलते हुए अब मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के तहत मध्यम गहरे और गहरे नलकूपों की स्थापना पर किसानों को जो सब्सिडी है, जो पहले 1 लाख मिलती थी, अब वो 1.5 लाख मिल गई है, जिसके चलते जिस तरह से किसान के लिए किसान उपयोगी सरकार की जाती है, योगी मोदी की सरकार बोली जाती है, हर जल नल योजना के तहत बात करते हैं या किसानों की आय दुगनी करने की बात करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये उपयोगी साबित होगा। और जो तरीके से योगी सरकार योगी 2.2 में अपना 1 साल पूरा कर रही है, किसानों के लिए अपने जो संकल्प है उसमें बोला था, तो उसको कहीं ना कहीं पूरा करते हुए नजर आ रही है योगी 2.0। जी बिल्कुल, देखिए, संकल्पों को पूरा किया जा रहा है, जो बड़े वादे हैं उनको धरातल पर उतारने की भी बड़ी तैयारी की जा रही है। बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए। संभल से अब खबर, मंदिर के पुजारी की हत्या, सिर कुचलकर मौत के घाट उतारा गया है। पुलिस चौकी के ठीक सामने ये वारदात हुई है। पुलिस शव कब्जे में लेकर जांच में जुटी हुई है। चंदौसी कोतवाली के गौशाला रोड पर बने मंदिर का ये पूरा मामला है। सीसीटीवी फुटेज अब खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। तो बड़ा ये पूरा मामला सामने आया है, जहां मंदिर का मामला है और ऐसे में सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। पुलिस शव कब्जे में लेकर जांच में जुटी हुई है, जहां मंदिर के पुजारी की हत्या की गई है, सिर कुचलकर मौत के घाट उतारा गया है। निर्मम यह हत्या का मामला है। पुलिस चौकी के ठीक सामने ये वारदात हुई है, तो बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो वहीं पुलिस शव कब्जे में लेकर जांच कर रही है। साथ ही साथ चंदौसी कोतवाली के गौशाला रोड पर बने मंदिर का, क्योंकि ये पूरा मामला है, तो सीसीटीवी फुटेज का भी सहारा लिया जा रहा है, ताकि इस पूरे मामले की तह तक जाया जा सके और किसने इस हत्या को अंजाम दिया है उसकी गिरफ्तारी हो सके। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता मुजम्मिल दानिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, किस तरीके से पुजारी की निर्मम हत्या का ये पूरा मामला है, सीसीटीवी फुटेज का सहारा लिया जा रहा है, कुछ भी पता लग पाया है पुलिस को अभी तक? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये हत्या की वारदात सामने आई है और बिल्कुल
संबल गेट जो चौकी कहलाती है उसके सामने ये मंदिर है। इसका मंदिर का नाम मिलक मंदिर के नाम से मशहूर है। यहाँ पर एक जो साधु करीब 12 साल से यहाँ इस पे पूजा पाठ कर रहे थे। बताया जा रहा है कि जिस तरह से सुबह यहाँ पर पूजा करने के लिए साफ सफाई के लिए आया तो देखा तो वहाँ पर एक शव पड़ा था। फिलहाल उसकी शव जिस तरह से था और आसपास पुलिस प्रशासन पहुंचा है। फिलहाल एसपी चक्री मिश्रा वहाँ मौके पर पहुंचे हैं और जो लोग उनके पुरानी रंजिश मान रहे थे उन लोगों 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पुलिसिया पर सवाल निशान संबल पर उठता है कि सामने सीधे जो पुलिस चौकी है उसके सामने ये वारदात घटती है और दर्दनाक मौत साधु की होती है। बताया जा रहा है कि पत्थर से सिर कुचलकर दर्दनाक मौत दी गई है। फिलहाल शव को पुलिस ने कब्जे में लिया गया है और कब्जे लेने के बाद जो शव है उसको पीएम को भेज रहा है। और भी सभी तरह पहलुओं पर वहां पुलिस टीम लगा दी गई है। 2-3 टीम लगी है, एसओजी सर्विलांस वगैरह। एसपी चक्री मिश्रा पहुंचे हैं। लगातार टीम वहां पर जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन शक के आधार पर 2 लोगों को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिस तरह से साधु की हत्या का सवाल है या साधु की यहाँ की कानून व्यवस्था का सवाल है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान पर संभल की पुलिस आज खड़ी होती है। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से आरोपियों की गिरफ्तारी की जाती है, देखना होगा। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल आपका। गाजियाबाद से अब खबर, पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। मुठभेड़ में बदमाश आयुष त्यागी उर्फ नवाब को गोली लगी है। आयुष त्यागी पर 25,000 का इनाम घोषित है। बीते दिनों ही सजय नजर में डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। तो मुठभेड़ में बदमाश आयुष त्यागी उर्फ नवाब को गोली लगी है। आयुष त्यागी पर 25,000 का इनाम घोषित था। पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां बीते दिनों ही डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था और तब से ही तलाश और तेज थी। पुलिस के एक्शन से आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। थाना क्षेत्र मधुबन बापूधाम में विगत दिनों एक ज्वेलर से डकैती के प्रयास की घटना कारित हुई थी, जिसमें आज एक मुखबिर द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि उस घटना में सम्मिलित कुछ अभियुक्त मैनापुर फाटक के बगल वाली रोड से निकलने वाले हैं। उक्त सूचना पर तत्काल ही पुलिस बल द्वारा सघन चेकिंग प्रारंभ कर दी गई। इतने में 2 युवक एक बाइक से आते हुए दिखाई पड़े, जिन्हें रुककर चेकिंग कराने हेतु निर्देशित किया गया तो ये भागने लगे तथा इन्होंने पुलिस बल पर फायरिंग कर दी, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस बल द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई। इसमें एक बदमाश भागने में सफल हो गया तथा एक बदमाश के पैर के निचले हिस्से में गोली लगी। इसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित। बलिया से अब खबर, सामूहिक विवाह योजना में घोटाले का आरोप है। वर वधू को दी जाने वाली सामग्री अधूरी निकली है। 13 मार्च को टाउन पॉलिटेक्निक कॉलेज में यह आयोजन हुआ था, जहां 10,000 रुपए की सामग्री के नाम पर खानापूर्ति की गई। कार्यक्रम की जिम्मेदारी खंड विकास अधिकारी दुभड़ को सौंपी गई थी। तो वर वधू को दी जाने वाली सामग्री अधूरी निकली है। 13 मार्च को विवाह कराया गया था, सामूहिक विवाह, जिस दौरान ये खामी पाई गई है। 10,000 रुपए की सामग्री के नाम पर महज खानापूर्ति की गई है। कार्यक्रम की जिम्मेदारी खंड विकास अधिकारी दुभड़ को सौंपी गई है। तो सामूहिक विवाह योजना में घोटाले का आरोप लगा है। वर वधू को दी जाने वाली सामग्री अधूरी निकली है। तो सामूहिक विवाह योजना में जो घोटाले के आरोप लगे हैं उसको लेकर अब जांच की जा रही है। विकास अधिकारी दुभड़ को इससे संबंध में जांच सौंपी गई थी। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता मनोज राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, सामूहिक विवाह योजना में घोटाले के आरोप लग रहे हैं। पूरी जो सामग्री है वो नहीं बताई जा रही है, वो अधूरी है, इसके आरोप लग रहे हैं। क्या कुछ सत्यता? बताते चले, बलिया में 13 मार्च को टाउन पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रांगण में सामूहिक शादी का आयोजन किया गया था, जिसमें 551 जोड़ों के शादी की बात कही गई थी, लेकिन मौके पर 319 जोड़े ही पहुंचे। शादी के दौरान संपन्न होने के दौरान जो था वहां पर यह देखा गया जा रहा था वहां के नोडल अधिकारी के द्वारा कि वर वधू को गिफ्ट में दिए जाने वाले सामग्री ठीक है या नहीं है। उसी दौरान कैमरे की नजर भी पड़ी उस पेटी पर, जिसमें कि आधे अधूरे सामान थे। जब वहां पर जांच कर रहे अधिकारी से सवाल किया गया कि क्या जो लिस्ट में वस्तु के नाम है इस बक्से में है क्या, इस पेटी में है क्या, तो वहां से वह अधिकारी भाग खड़े हुए। सच्चाई यह थी कि उस बक्से में आधे अधूरे ही सामान थे। आपको बताते चले कि उस सामग्री को जो कि वर वधू को गिफ्ट देने थे उसकी कीमत 10,000 रुपए थी और खान पान पर 6,500 रुपए खर्च करने थे और 35,000 उसके खाते में डालने थे।
अब सवाल ये था कि ऑनलाइन पेमेंट में 35,000 तो सीधे खाते में चले जाएंगे, लेकिन जो 16,000 रुपए बचते हैं उसी में कहीं न कहीं भ्रष्टाचार करने की गुंजाइश थी, सो सामने दिखने लगी। तो यह दिखते ही वहां से अधिकारी भाग खड़े हुए। लेकिन इस पर जब हमने उस आयोजन कराने वाले वीडियो से बात की तो वीडियो ने सीधे कहा मुझे इसकी भनक तक नहीं थी। लेकिन जब वीडियो उन्हें दिखाया गया तो उनका कहना था कि जांच होगी। जब 319 लोगों के घर पेटी पहुंच गई तो आप अब जांच किस बात की? इस तरह से घोटालेबाज अपने घोटाले में कामयाब हुए। जी बिल्कुल, देखिए सीधा सीधा सरकार की मंशा को पलीता लगाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। किस तरीके से कार्रवाई होती है देखना होगा। बहुत शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।